Hello students, this is Babita Pawar, Assistant Professor of Commerce, Government College for Girls, पिल्लू खेड़ा जींद। आज का टॉपिक होगा बेटा हमारा ब्रांच अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट का फर्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम ये देखेंगे कि ब्रांच अकाउंट होता क्या है। ठीक है, कि सबसे मतलब कहने का क्या है कि हम ब्रांच अकाउंट क्यों खोलते हैं, कौन इनको खोलता है, पर्पस क्या होता है इनको खोलने का, और क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी। ठीक है, देखो आप लोगों ने सुना होगा, अगर हम बात करें सिंपल सा एग्जांपल ले, एसबीआई के बारे में सुना है आप लोगों ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी, साथ साथ में आंसर भी देते रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोगों ने सुना है, ठीक है। क्या ये बैंक जहां इसकी एक्चुअल में ब्रांच मतलब हेड ऑफिस है, हमें देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमें हर जगह मिल जाएगा, आपके पिल्लूखेड़ा में भी है ना, और यहाँ पे जींद में भी है, हमारे छोटे छोटे शहरों में भी है, हर जगह है ना। तो ये क्या है, जो एसबीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी ये सारी छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। ठीक है, समझ आई बात, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है कि अब जो हेड ऑफिस है वो क्या करेगा, इन सभी के अलग ये मतलब जितने भी वो बैंक खुले हुए हैं, ये सारी अपने आप में एक पर्टिकुलर ब्रांच है। ठीक है, तो इन ब्रांच के सभी के अपने अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद भाई स्पीकर बंद करके रखें, बस एक ही बच्चा रखेगा, अदरवाइज वो भी बंद कर दे, जब जरूरत होगी उस टाइम पे देख लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सभी का अपना अलग अलग अकाउंट होते हैं, जितने भी ब्रांचेस होते हैं सभी के अपने अपने ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उन सभी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफिस करेगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके फर्स्ट लाइन में है कि प्राय सभी बड़ी व्यावसायिक संस्थाएं अपने माल की अधिकाधिक बिक्री करने के लिए एवं अधिक लाभोपार्जन करने के लिए देश एवं विदेश में अपनी शाखाएं खोलती हैं, जिनका प्रबंध एवं नियंत्रण मुख्य कार्यालय से किया जाता है। मतलब कि जितनी भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं कि इनका माल ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है, तो ये क्या करती हैं कि अपनी जगह जगह पर शॉप्स खोल देती हैं, दुकानें खोल देती हैं, ताकि उनकी बिक्री अलग हो। अब आपने देखो आपके घर में इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या है आपके घर में, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, सब कुछ है। मान लीजिएगा आपके पास घर में फ्रिज है जो वो सैमसंग का है, तो क्या सैमसंग कंपनी का मतलब ये फ्रिज है हमारे, ये सैमसंग कंपनी है, ये है कहाँ पे हमें नहीं पता, पर हम इनके जो शोरूम हैं, हमारे पिल्लू खेड़ा में भी है, हमारे जींद में भी, हमारे पानीपत में भी, जगह जगह है ना। तो ये क्या करके हैं, उन्होंने अपने अलग अलग शोरूम्स खोल रखे हैं। तो ये जो अलग अलग शोरूम्स है ना, जगह जगह पर शोरूम है, ये उनकी पर्टिकुलर ब्रांच है। तो ये क्या है, तो ये अपनी सेल को ज्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ही ज्यादा उनका प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो अपनी सेल को बढ़ाने के लिए और अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए वो अपने देश में भी और विदेशों में भी अपनी शाखाएं खोल देती हैं। ठीक है, पर उनका कंट्रोल कौन करेगा, जो उनका हेड ऑफिस होगा। इट मीन्स जो वो कंपनी है जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, जहाँ हमारे ये बनते हैं, ठीक है, तो वह वो उनका हेड ऑफिस होगा, उनके ऊपर कंट्रोल और उनका मैनेजमेंट, क्योंकि माल की सप्लाई वहीं से होगी। ठीक है, माल का जो भी मान लीजिएगा हमारे पास माल की कमी है तो हम वहां से मंगवाएंगे, इट मीन्स ओवरऑल मैनेजमेंट वो कहाँ से होगा, हेड ऑफिस से होगा। ये लाइन समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है फिर बेटा जी, हम ब्रांच अकाउंट क्यों ओपन करते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहला पॉइंट वही कि प्रत्येक शाखा का पृथक पृथक लाभ हानि ज्ञात करना, कि हम हर एक ब्रांच का अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हर एक ब्रांच का अलग से अकाउंट बनाएंगे। दूसरा, हर एक जो ब्रांच है, शाखाएं जिनको हम बोलते हैं, हर एक ब्रांच पर हम कंट्रोल रखना चाहते हैं। प्लस
और क्या हो सकता है, शाखाओं के लिए माल और रोकड़ की उचित व्यवस्था करना, कि हमने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पर बराबर बराबर डिमांड हो, ठीक है, कहीं पे डिमांड ज्यादा हो सकती है, कहीं पे डिमांड कम हो सकती है, तो माल की सप्लाई तो डिमांड के अकॉर्डिंग ही की जाएगी ना। तो इसलिए हमने देखना है कि माल की सप्लाई और कितना, किस ब्रांच को कितना कैश की जरूरत है, ठीक है। तो इन सब की व्यवस्था करने के लिए भी हम हर एक ब्रांच का एक अलग से अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है। प्लस और क्या हो सकता है कि जितने भी हमारे पास ब्रांचेज हैं, अब हर एक का जो मैनेजर है वो अलग अलग होगा, हर एक ब्रांच के जितने भी वर्कर होंगे वो अलग अलग होंगे, तो उनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उनको कमीशंस वगैरह दिए जाते हैं वो भी उनके अलग अलग होंगे, ठीक है। तो शाखाओं की जो कार्य क्षमता को हम बढ़ाने के लिए, क्यों, जहाँ पर वर्कर, मतलब जहाँ का मैनेजर है या जहाँ की बिक्री है बहुत ज्यादा होगी, तो उनको एफिशिएंसी भी उनकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एफिशिएंसी को अप्रिशिएट करने के लिए भी अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होगा फिर हम टाइप्स ऑफ ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि ब्रांच कितने टाइप की होती हैं, तो और जितने भी ब्रांचेज हैं उनके अकाउंट्स रखने के लिए हम कौन से अकाउंटिंग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगी कि हमारी जो ब्रांच है उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, और हेड ऑफिस का उनके ऊपर कंट्रोल कैसा है, ठीक है। तो ये सब देखने के लिए हम ब्रांच अकाउंट्स को, ब्रांचेज जो हमारी, सॉरी, ब्रांच हैं, ब्रांच को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड डिपेंडेंट ब्रांच और दूसरा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच, ठीक है। जो, सॉरी, फॉरेन फॉरेन ब्रांचेस मींस, सॉरी, इससे पहले हम करेंगे होम ब्रांचेस और फिर फॉरेन ब्रांचेस। होम ब्रांचेस कौन सी होंगी, जो हमारे देश के अंदर स्थित हैं, हम इंडिया में हैं तो इंडिया के अंदर अंदर जितने भी ब्रांचेज होंगी उनको हम बोलेंगे होम ब्रांचेस, और इंडिया से बाहर जो ब्रांच होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन ब्रांचेस, विदेशों में जो हमारी ब्रांच हैं। अब बात करते हैं कि जो होम ब्रांचेज हैं इसमें भी फर्दर टू पार्ट्स हो जाते हैं। फर्स्ट हो जाता है कि डिपेंडेंट ब्रांचेज और दूसरा हो जाता है इंडिपेंडेंट ब्रांचेज, ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे होम ब्रांचेज के बारे में, जिनको हम बोलते हैं देसी शाखाएं। क्या होती हैं देसी शाखाएं, मतलब कहने का क्या होता है, इनकी अपनी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी डिपेंडेंट ब्रांच हैं, आश्रित ब्रांच हैं। किसके ऊपर आश्रित हैं, जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, इसकी सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये शाखाएं केवल वही माल बेच सकती हैं जो इन्हें प्रधान कार्यालय से प्राप्त होता है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, प्रधान, सॉरी, आश्रित ब्रांच जो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, हेड ऑफिस के डिपेंड है, के ऊपर डिपेंड है। इट मींस हेड ऑफिस से जो भी इनको माल रिसीव होगा, ठीक है, उसी माल को ये बेचेंगी, अदरवाइज ये दूसरे माल को नहीं बेचेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फिर, और क्या रहेगा कि ये इन शाखाओं के जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों का भुगतान है वो कौन करेगा, प्रधान कार्यालय करेगा। वही बात, क्योंकि वो डिपेंड है प्रधान कार्यालय, इट मींस हेड ऑफिस के ऊपर, इसलिए जितने भी इनके खर्चे होंगे, स्थायी खर्चे होंगे, फिक्स एक्सपेंसेस होंगे, उनको कौन पेमेंट करेगा, और हेड ऑफिस पेमेंट करेगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं, जैसे हमने सैलरी पेमेंट करनी है, मैनेजर की सैलरी पेमेंट करनी है, वर्कर्स की सैलरी पेमेंट करनी है, तो वो कौन देगा, हेड ऑफिस के थ्रू ही उनको पेमेंट की जाएगी। बिल्डिंग का रेंट देना है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो ये सब क्या है, हमारे फिक्स एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कुछ फुटकर व्यय करने का अधिकार शाखा प्रबंधक को होता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि कुछ छोटे छोटे, फुटकर का मतलब होता है कि छोटे छोटे खर्चे, उन छोटे छोटे खर्चों को करने का जो अधिकार होता है वो किसको होगा, शाखा मैनेजर, इट मीन्स जो हमारे ब्रांच के अंदर जो मैनेजर हैं, ठीक है, उसको होगा। जैसे कि मान लीजिएगा हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, अगर हमें उनको चाय पानी पिलाना है, वाटर का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो खर्चे होंगे ना, उनको करने का जो राइट्स है वो किसको दे दिया जाता है, ब्रांच का जो मैनेजर है। मान लीजिए हमारे पिल्लू खेड़ा में दुकान है,
या हमारे नियर बाय एरिया के अंदर जो अगर कोई भी दुकान है इनकी, तो उसका जो मैनेजर होगा वो ही इसकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा, हेड ऑफिस उनको पहले से ही कुछ एडवांस पेमेंट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऐसी शाखाओं को प्रधान कार्यालय का यह निर्देश होता है कि वह माल के क्रय विक्रय से प्राप्त राशि तथा देनदारों से प्राप्त राशि को दैनिक रूप से प्रधान कार्यालय को भेज दे। मतलब कहने का क्या होगा कि हेड ऑफिस को हेड ऑफिस जो हमारे ब्रांच मैनेजर को ये निर्देश देता है कि वो माल को जितना भी डेली सेल होगी, ठीक है, और जितने भी हमारे जो हमने उधार सेल की थी, जो हमारे डेटर्स थे, उनसे जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगी, उस अमाउंट को वो दैनिक रूप से, इट मीन्स डेली, हेड ऑफिस में जमा करवाएगा। ठीक है, हेड ऑफिस में जमा, अब ऐसे डायरेक्ट तो वहां जा नहीं सकता, तो इसके लिए क्या करेगा, हेड ऑफिस का जो अकाउंट है वो वहां के नियर बाय बैंक में उस अमाउंट को जमा करा देगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, ऐसी शाखाएं लेखांकन की पूर्ण पुस्तकें नहीं रखती। इट मीन्स कहना क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंडेंट होती हैं हेड ऑफिस के ऊपर, और ये अपने जो अकाउंट्स हैं वो खुद से पूरे अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ कैश बुक बनाएगी अपने पास, और कुछ मेमोरेंडम बुक्स बना लेंगी। मेमोरेंडम बुक्स कौन सी, जस्ट लाइक सेल बुक बना ली, स्टॉक रजिस्टर बना लिया, डेटर्स का रजिस्टर बना लिया, इस टाइप से। ठीक है, तो शाखाओं के संबंध में पूर्ण लेखे मुख्य कार्यालय द्वारा अपनी पुस्तकों में ही रखे जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स जो मेन अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ रखे जाएंगे, जितने भी लेखे हैं वो हेड ऑफिस में रखे जाएंगे। और ये क्योंकि ये पूरी तरह से डिपेंड है, इसलिए इनको हम माइनॉरिटी जो, सॉरी, माइनर सन होते हैं, जो जैसे माइनर क्या होता है, अवयस्क पुत्र। जैसे माइनर और मेजर दो बातें होती है, माइनर क्या होता है, 18 साल से ऊपर से कम, और मेजर क्या होगा, 18 साल से ज्यादा। तो एक तरह से 18 साल से जो कम होता है उसको हम बच्चा मानते हैं, तो जो टोटली डिपेंड होता है पेरेंट्स के ऊपर। इस तरह ये बोला है कि माइनर सन की तरह ही हम इन जो बुक्स हैं इनके अकाउंट्स रखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी, नेक्स्ट होता है फिर अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा। अकाउंटिंग प्रोसीजर शाखाओं की प्रकृति के आधार पर, अगर हम बात करें कि हमारा जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करती हैं अपने अकाउंट्स को रखने के लिए। सबसे पहला मेथड आता है डेटर और डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड होगा फाइनल अकाउंट्स मेथड, तीसरा है स्टॉक एंड डेटर मेथड, और नेक्स्ट है होलसेल ब्रांच मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेटर और डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डेटर और डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, डेटर्स जस्ट लाइक हम कि डेटर्स किसको बोलते हैं, जिनको हम अपना माल उधार में सेल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या रहेगा, इस मेथड में जो भी हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है, उसकी बुक्स के अंदर हर एक ब्रांच का एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, मीन्स हेड ऑफिस, जैसे हमारा मान लीजिएगा कोई कंपनी है उसका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, और उसकी जो ब्रांचेज हैं होल इंडिया में फैली हुई है, तो वो क्या करेगा, जहां जहां उनकी ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेस का एक अकाउंट, सभी ब्रांच का अकाउंट अपने पास रखेगा। ठीक है, और उनको क्या बोला जाएगा, फिर ब्रांच अकाउंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा कि एक खाते द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए शाखा की, इसमें हम क्या करेंगे, हम सभी का अकाउंट इसलिए मेंटेन करते हैं क्योंकि उससे हमें ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस कितने हैं, और उस पर्टिकुलर अवधि में, टाइम पीरियड में उसके एसेट्स और लायबिलिटीज के क्या क्या बैलेंसेस हैं। ठीक है, इसके लिए क्योंकि इस मेथड में क्या होगा कि हमारा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट ऑल असेट्स पर अप्लीकेबल होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कौन सा अप्लीकेबल होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि रियल अकाउंट क्या कहता है, ये हमारा पर्टिकुलर मतलब जितने भी असेट्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर अप्लीकेबल है। इसलिए हमने कहा कि ब्रांच अकाउंट क्या करता है कि जितने भी उनके पास असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको, उनका बैलेंस चेक करने के लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, इसलिए हम ब्रांच अकाउंट को क्या बोलेंगे,
मीन्स जो डेटर्स मेथड होता है, इसके अंदर जो ब्रांच अकाउंट बनाए जाएंगे, सॉरी डेटर मेथड है, इसको हम नॉमिनल अकाउंट का मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, और इसका वही है कि जब हमने नॉमिनल अकाउंट बोल दिया तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होगा, अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा होता है तो लॉस होगा। ठीक है, इस मेथड के अंतर्गत क्या रहेगा कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाएंगे, इसमें इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा कि मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने और केवल नगद विक्रय करने वाली शाखाएं। क्या कहते हैं कि मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर, मीन्स हेड ऑफिस से तो उनको कॉस्ट प्राइस पर माल रिसीव्ड होता है, और आगे वो सेल करती हैं, नगद में ही सेल करते हैं, इसलिए क्या कहा, मुख्य कार्यालय से लागत मूल्य पर माल प्राप्त करने, कि हेड ऑफिस से तो उनको कॉस्ट प्राइस पर माल प्राप्त हुआ, और केवल नगद विक्रय करने वाली शाखाएं, ठीक है, कि हमने क्या किया, उनको कैश सेल कर दिया। ये शाखाएं माल को केवल नगद बेचती हैं और बिक्री से प्राप्त राशि को तुरंत ही मुख्य कार्यालय को भेज देती हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या आया, हेड ऑफिस से माल आया। ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया, आगे जो पर्टिकुलर जिनको भी बेचना है वो सिर्फ और सिर्फ कैश में सेल करेंगी, उधार में माल को नहीं बेचेंगी। ठीक है, तो जितने भी ब्रांचेस के अकाउंट हैं वो हेड ऑफिस अलग से उनके लिए कैश भेजेगा, और उनके ये शाखाएं अपने पास किसी भी टाइप का कोई अलग रिकॉर्ड नहीं रखेंगी। जितने भी ब्रांचेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो हेड ऑफिस कैलकुलेट करेगा, और उसके लिए जो हेड ऑफिस है उसकी बुक्स में हमने एंट्री करनी पड़ेगी। मीन्स हेड ऑफिस अपने यहाँ एंट्रीज करेगा, और वह एंट्रीज क्या होंगी, सबसे पहला क्या है, शाखा के पास वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक स्टॉक और फुटकर व्यय व अन्य संपत्तियां होने पर। मतलब कहने का क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी अपनी ब्रांच ओपन करेंगे, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जब भी हम कहीं पर भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ असेट्स होने चाहिए, कुछ पैसा होना चाहिए। ठीक है, और कुछ स्टॉक होगा, तभी तो हम दुकान ओपन करेंगे। ठीक है, या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए क्या कहता है कि जब भी ब्रांच ओपन की जाएगी उसके स्टार्टिंग में हमारे पास कितना ओपनिंग स्टॉक है, कितना हमारे पास कैश है, और क्या क्या हमारे पास पर्टिकुलर असेट्स हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चेक करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, क्योंकि हम ब्रांच का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू क्या आया, ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग पैटी कैश। पैटी कैश होता है बेटा ये छोटे छोटे खर्चे करने के लिए खर्चे, कैश। नेक्स्ट होगा टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ अदर असेट्स, और जो बिजनेस स्टार्ट किया हमने उस टाइम पे हमारे पास जो असेट्स हैं उन सभी का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखो एक बार हम ब्रांच अकाउंट देखते हैं। तो देखो ब्रांच अकाउंट लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, नीचे आओ अगले पेज पे। तो यहाँ पे क्या है, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? जी, तो ब्रांच अकाउंट ओपन किया हमने, तो ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखा हुआ है, टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इज अ मिक्सचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। तो आपके माइंड में दोनों अकाउंट होने चाहिए, रियल अकाउंट भी और नॉमिनल अकाउंट भी। ठीक है, जहां असेट्स वगैरह की बात आएगी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आएगा उसको हम डेबिट डालेंगे, और जो भी हमारे पास से जाएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। समझ आई बात? तो इसलिए क्या कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, क्योंकि असेट्स डेबिट वर्ड कम्स इन, हमारे पास असेट्स आई है तो इसलिए हमने इनको डेबिट में डाला। तो क्या क्या है, स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट किया, स्टॉक, पैटी एक्सपेंसेस और अदर असेट्स इन द बिगनिंग। क्लियर हो गया? सेम एज नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फिर हम अगली एंट्री पे चलते हैं। अगली एंट्री क्या है, प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजने पर। अब क्या करेगा, हमने हमारी ब्रांच तो ओपन हो गई, अब हेड ऑफिस हमें क्या करेगा, माल की सप्लाई करेगा। अब हमारे पास गुड्स आएगा तो ब्रांच के अकाउंट में डाल देंगे कि कौन सी ब्रांच, मान लीजिएगा यहाँ हमारे
जींद की ब्रांच है तो ब्रांच जींद ब्रांच लिखा जाएगा। ठीक है, तो जींद ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। समझ आई बात? तो एक तरह से यहाँ पे ब्रांच अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि किसी पर्टिकुलर ब्रांच का नेम नहीं था यहाँ पे। अगर होता नेम कि यहाँ की ब्रांच है तो हम यहाँ लिख देते उस ब्रांच का नेम डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। समझ गए? तो इसको भी हम कहाँ दिखाएंगे? देखो अगले पेज पे ब्रांच अकाउंट दिख रहा है, अब ब्रांच अकाउंट में नीचे लिख देंगे फिर टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी फिर शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को माल वापस करने पर। अब मान लीजिएगा कि हमारे जो ब्रांच है उसके पास जो माल आया है वो या तो टूट फूट गया है, ठीक है, या फिर वो जिस टाइप का उन्होंने मंगवाया था उस टाइप का नहीं है, तो वो उस माल को वापस भेज देंगे। जब वापस जाएगा तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हम कहाँ डालेंगे उसको? ब्रांच अकाउंट के, हाँ जी बोलो, हेलो बेटा जी, माल वापस कर रहे हैं अब हम, कहाँ जाएगा? हाँ क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इसलिए ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ब्रांच ने छोटे छोटे खर्चे किए हैं, ब्रांच के लिए छोटे छोटे खर्चे करने के लिए हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे भेजेगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, क्योंकि ब्रांच के पास आएंगे ब्रांच को डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट। क्लियर? देखो हमारे पास अकाउंट्स ओपन करो, ब्रांच अकाउंट नीचे आओ अगले पेज पे, तो वहां लिखा है टू बैंक ऑफ हेड ऑफिस फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, सैलरी के लिए भेजे उन्होंने पैसे, रेंट है या अदर एक्सपेंसेस या छोटे छोटे खर्चे करने के लिए ब्रांच के पास पैसे भेजे गए। ठीक है, और उसके बाद टू बैंक फॉर पैटी एक्सपेंसेस, फिर ब्रांच ने ना हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास छोटे छोटे खर्चे करने के लिए पैसे भेजे, वो हो जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला फिर नेक्स्ट क्या है? शाखा से प्राप्त रोकड़ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या जाता है बेटा जी? अब ब्रांच है क्या करती है? सेल करती है। अब ब्रांच जब सेल करेगी तो वो क्या करेगी? माल का जितना सेल करने से जो भी पैसा आया है उस पैसे को कहाँ भेजेगी? हेड ऑफिस भेजेगी। तो अब ब्रांच के पास से जा रहा है, जाएगा तो क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट करेंगे, ब्रांच को क्रेडिट करेंगे, यही होगा ना? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ब्रांच क्रेडिट हो गया। ठीक है, बाय अमाउंट रिसीव्ड, सॉरी जितना भी अमाउंट है वो हम उसको भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर शाखा के पास वर्ष के अंत में बचे हुए स्टॉक, फुटकर व्यय और अन्य संपत्ति के लिए। अब साल का एंड आ गया, क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब हमने देखना है कि क्या क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक हुआ है, उसका हिसाब किताब हमने किसको देना है? हेड ऑफिस को देना है। तो इसलिए क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ आ जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आए तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आएंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ देखो ब्रांच अकाउंट में लिखा हुआ है हमने बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, स्टॉक, पेटी कैश और अदर असेट्स एट क्लोज। क्लियर? उसके बाद क्रेडिट साइड में ही अगर मान लीजिएगा कोई हमारा लाइबिलिटी साइड्स का कोई बैलेंसेस है, ठीक है, लाइबिलिटी का कोई बैलेंस है तो उसको हम कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस। और फिर अगर गुड्स वापस कर दिया जाता है तो बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद बैंक अकाउंट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ऑन कैश बेसिस और एंड फ्रॉम डेटर, जितना भी हमारे पास कैश आया है उसको हमने हेड ऑफिस को भेज दिया। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल दिए। लास्ट में अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, डेबिट कम है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और डेबिट बैलेंस ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ जी, अब एक क्वेश्चन करके देखेंगे हम इसके रिगार्डिंग। देखो क्या कहता है, नर्मदा लिमिटेड एक नर्मदा लिमिटेड की एक शाखा जयपुर में है। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्जन पढ़ेंगे हम। सॉरी, नर्मदा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट जयपुर, नर्मदा लिमिटेड की एक ब्रांच है जयपुर में। ठीक है, इट मीन्स हेड ऑफिस कहाँ हुआ ये नहीं पता, पर उसकी ब्रांच के बारे में बता दिया उन्होंने कि वो जयपुर में है। ब्रांच रिमिट्स ऑल कैश रिसीव्ड डेली टू द हेड ऑफिस, ब्रांच डेली
जो कैश रिसीव्ड होता है वो हेड ऑफिस को भेज देती हैं। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली, जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे हेड ऑफिस पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन as on 31st March 2015 prepare journal entries and a branch account in the books of head office। ठीक है, क्या कहता है कि जितने भी हमारे पर्टिकुलर्स हैं उनको कहाँ भेजो, जर्नल एंट्री के रूप में, सॉरी जर्नल एंट्री बनाओ और ब्रांच अकाउंट मेंटेन करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स मेंटेन कर लेते हैं। ओके, क्या कहता है कि सबसे पहले स्टॉक एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014, हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2015 को, तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस क्या है 1 अप्रैल 2014, तो ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, तो कहाँ आएगा, ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो देखो ब्रांच अकाउंट बनाया हमने और ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे पहले हम अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो सबसे ऊपर लिखेंगे जयपुर ब्रांच अकाउंट। बताया था ना मैंने कि जहाँ की भी ब्रांच है उसका नेम आगे आएगा, जयपुर की ब्रांच है तो जयपुर ब्रांच अकाउंट क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में आ गया टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक क्या था 19,500 रुपए। ठीक है, फिर और क्या भेजा उन्होंने, पढ़ो, पैटी कैश एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल 2014 दैट इज 500, पैटी कैश है तो वही टू बैलेंस बीडी पैटी कैश 500। ठीक है, उसके बाद गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच को माल सप्लाई किया गया तो इसका मतलब ब्रांच के पास आया है 1,80,000 रुपए का, तो हम क्या लिखेंगे, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,80,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, अब ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो उसको कहाँ डालेंगे हम, रिटर्न करेगी तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। ठीक है, उसके बाद फिर कैश सेंड टू ब्रांच फॉर सैलरी रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट, ब्रांच को कैश भेजा गया किसके लिए, सैलरी रेंट और एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो इसलिए हम इनको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक एक्सपेंसेस। ठीक है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए या फिर अमाउंट सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, इन सभी का टोटल कितना बना, देखो 22,000 प्लस 6,000 28 और प्लस 1,500 कितने हो गए 29,500 रुपए, तो हम 29,500 रुपए डेबिट साइड में दिखा देंगे टू बैंक और एक्सपेंसेस करके। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पैटी एक्सपेंसेस, छोटे छोटे खर्चे करने के लिए भी भेजा है, कितने 1,000 रुपए, वही सेम टू बैंक पैटी एक्सपेंसेस 1,000 रुपए। ठीक है, ब्रांच अकाउंट में, समझ आ रहा है बेटा, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाएगा फिर कैश सेंट बाय ब्रांच ऑन 28 मार्च 2015 स्टिल इन ट्रांजिट, भाई ब्रांच ने पैसा भेजा था किसके पास, हेड ऑफिस के पास, जो कि 28 मार्च 2015 को भेजा था और हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2015 को, और वो अभी भी ट्रांजिट में है। ट्रांजिट का मतलब होता है बेटा जी रास्ते में। ठीक है, तो ये हमारा माल अभी हमने जब हमने पैसे भेज दिए हैं तो हमारी साइड से तो गए पर वो अभी रास्ते में है, मतलब किसी के थ्रू भेजे गए तो इसका मतलब कहने का हेड ऑफिस को रिसीव नहीं हुआ बट हमारे पास से जा चुके हैं, तो हमारे पास से जा चुके हैं तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हम कहाँ दिखाएंगे उनको, क्रेडिट साइड में। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी इट मींस क्लोजिंग स्टॉक में कैश इन ट्रांजिट 8,000। ठीक है, उसके बाद स्टॉक एट ब्रांच 31 मार्च 2015 को स्टॉक है कितना 22,600 का, पैटी कैश है 200 रुपए का और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपए की, तो ये हमारे क्या हो गए, क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिया, पैटी एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब देखो जब स्टॉक का असेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, तो ऐसे ही लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, फिर बेटा जी हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब देखा हमने क्रेडिट साइड का टोटल 2,51,200 है और डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो वो कम आता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी ब्रांच को प्रॉफिट हुआ 18,700 रुपए का। ओके बेटा, आज हम यहाँ तक करेंगे, एक क्वेश्चन प्लस ये थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम कल करेंगे। ठीक है।